चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। अब पहला चैप्टर पढ़ लिए थे और आशा करते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, थोड़ा बहुत परेशानी है भी तो उसको नेगलेक्ट कीजिए, क्योंकि जिंदगी है, परेशानी का नाम ही है जिंदगी। ठीक है, तो ढेर सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे, तो हल्का फल्का प्रॉब्लम आता है उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। नौकरी के लिए ये सब जरूरी है, नहीं तो बात बात पर लफागिरी करिएगा तो फिर दिक्कत है। और खासकर सिलेबस के साथ तो एकदम नहीं। तो कभी कभी कुछ पॉइंट होते हैं जो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है तो अड़ जाना है कि समझेंगे कैसे, नहीं मानव का दिमाग है, हम मानव है, समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऐसे जगह पर पूरा एकदम सिलेबस के साथ लड़ना नहीं है, रट जाना है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि लगातार पढ़ना है, बीच में छोड़िएगा बहुत गड़बड़ होगा। अब लगातार पढ़ना ये नहीं कि यही कोचिंग में पढ़ना है, लगातार आपको पढ़ना है, घर पर पढ़ना है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो कई लोग अपना प्रचार कर रहा है। तो लगातार पढ़ने का मतलब है दोस्तों, लीक नहीं टूटना चाहिए। घर पर जो आप पढ़ते हैं वो उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 1 दिन छोड़ दिए, फिर तीसरा दिन खूब पढ़े, चौथा दिन गाँव चल गए, फिर 1 सप्ताह बाद गाँव से आए, इतना पढ़े, फिर 2 महीने बाद दिल्ली चल गए। ठीक है, तो इस तरह से जॉब होने वाला किसी को भी नहीं हुआ है, ऐसा कि नहीं किसी को हो गया, अपवाद स्वरूप भी किसी को नहीं हुआ है। तो एकदम घर पर पूरी तरह से मेहनत करना है। और सिलेबस को तो हम पूरा इजी कर दिए। जैसे आपको सेल का रिवीजन करना है तो क्या करना है, प्रश्न पर जाना है, सरसरी निगाह से देख लेना है, और औकात नहीं है किसी एग्जाम का कि उससे बाहर चला जाए या आप ना बना पाए। बहुत आसान बना दिए। आइए दूसरा चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आप जान ही गए हैं, क्योंकि नोट सबके पास है, नहीं है तो ले लीजिएगा, नहीं लीजिएगा तो आराम से बैठे रहिए, चैप्टर का नाम भी आपको पता चल जाएगा। साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है हिस्टोलॉजी, जिसमें हम उत्तकों की बात करेंगे। दोस्तों इस ब्रह्मांड में अगर सजीवों की बात करें, ठीक है, अगर इस ब्रह्मांड में सजीवों की बात करें, और ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही सजीव है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम सजीवों की बात करें, ठीक है, दिख नहीं रहा, पीछे में दिख रहा है, आगे वाला वैसे नहीं दिखता है, बहुत कुछ आगे वाला दिक्कत है। तो लिविंग थिंग्स जो है, क्या कलर चेंज करिए, व्हाइट लगा दीजिए, व्हाइट। अरे पीला हमको पसंद नहीं है दोस्तों, चलिए लगाइए, व्हाइट कर दिया ना, कहाँ व्हाइट, हाँ हाँ बोर्ड व्हाइट कीजिए। ओके दोस्तों, तो जो लिविंग थिंग्स है इस पृथ्वी पर वो 2 ही टाइप के हैं। एक आपका एक कोशिकीय है, ठीक है, एक आपका एक कोशिकीय है यानी कि यूनिसेलुलर, और दूसरा मल्टी सेलुलर। 2 ही प्रकार के जीव है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, जो या फिर जो आंखों से नहीं दिखते हैं वही एक कोशिकीय है प्रायः, वरना जो एक कोशिका से जिसका शरीर बना है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, और ये आंखों से दिखते नहीं है। 2 ही प्रकार के जीव है दोस्तों। और जब बात यूनिसेलुलर की होती है, एक कोशिकीय जीवों की होती है, तो इसका शरीर केवल और केवल एक सेल से बना हुआ है, एक सेल के अलावा इसके शरीर में कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं, अर्थात उन जीवों की जो हमें आंखों से दिखता है, या फिर जो सूक्ष्म जीव नहीं है, जो बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, उनका शरीर काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है, और उनका शरीर कई स्टेज में जाकर बनता है।
यानी कि मल्टी सेलुलर का जो शरीर है उसमें सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, यानी उत्तक बनाते हैं। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। और फाइनली ऑर्गेन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करता है। यानी कि पृथ्वी पर जो दो टाइप के जीव है दोस्तों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, उनमें उत्तकों की जब बात होगी, टिश्यू की जो बात होगी, उसमें छट जाएगा कौन जी, एक कोशिकीय। यानी कि जब हम उत्तकों की बात करते हैं तब हम बात सिर्फ किसकी कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर के शरीर में एक कोशिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। एक ही कोशिका से इसका पूरा शरीर निर्मित होता है दोस्तों। लेकिन एक बहुकोशिकीय सजीव को अगर आप देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप देखिए, तो इनका शरीर कई स्टेप में जाकर पूर्ण होता है। सेल में टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम और बॉडी। तो हम तो सेल पर ही चुके हैं दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे। और अब जब टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू से केवल किस जीव में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। टिश्यू केवल किस जीव में होता है, क्या एक कोश के जीवों में भी टिश्यू होते हैं, नहीं होते, केवल किस में होते हैं, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में टिश्यू क्या है, तो इससे तो थोड़ा अंदाजा लग ही गया होगा। टिश्यू जो कुछ भी है, लेकिन वो बना किससे है, सेल से बना। तो आइए दोस्तों समझते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक क्या है। वैसे तो दोस्तों हम सीधे सीधे कहते हैं कि उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को ही, ठीक है, कोशिकाओं को समूह को ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी कि उत्तक कहते हैं। यानी कि उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह है। कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी कोशिका आपस में समूह बनाकर उत्तक मिला लेगा, तो नहीं। उत्तक क्या है, तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है। लेकिन कोशिका, कोई भी कोशिका समूह बनाकर उत्तक नहीं बना लेगा। उसकी शर्तें हैं, और 3 शर्त है दोस्तों, कि ऐसे कोशिका के समूह को ही हम उत्तक कहेंगे, ऐसे सेल्स के ग्रुप को ही हम टिश्यू कहेंगे, जिस सेल के समूह में सभी कोशिकाओं की आकार और आकृति अर्थात शेप और साइज क्या हो, समान हो। उन सेल के जो समूह है, उन समूह में सभी कोशिकाओं के कार्य क्या हो, समान हो। सेल के समूह में जितने भी सेल्स हो, उसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन भी क्या हो, समान हो। और ओरिजिन, कोशिका उत्पन्न होते हैं 3 प्रकार के कोशिका विभाजन से, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो मतलब क्या कि अगर एक उत्तक है तो उसमें कोशिका जो होगा उसकी उत्पत्ति एक समान तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि मियोसिस सेल डिवीजन से बने सेल और माइटोसिस सेल डिवीजन से बने सेल आपस में मिलकर उत्तक बना लेगा, नहीं। तो कोशिका के समूह को ही उत्तक कहते हैं। और इस समूह में वही कोशिका रहेगा जिसकी आकार और आकृति क्या होते हैं, जिनके कार्य भी क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति भी क्या होती है। अर्थात उत्तक का विस्तारित परिभाषा ये होगा दोस्तों कि समान आकार, आकृति, कार्य एवं समान उत्पत्ति वाले कोशिकाओं के समूह मिलकर क्या बना लेगा, उत्तक बना लेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई भी कोशिका है, मिल गया, समूह बन गया, हम उसे उत्तक कह देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपस में वही कोशिका समूह बनाकर उत्तक बनाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपस में वही कोशिका समूह बनाएगा, समूह बनाकर उत्तक बनाएगा, जिन कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या है, जिनके कार्य भी क्या है, जिनकी उत्पत्ति भी क्या है। और उत्पत्ति समझ रहे हैं ना, यानी कि एक उत्तक के सभी कोशिकाओं की आकार और आकृति क्या होती है, एक उत्तक के सभी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, एक उत्तक के सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति भी क्या होती है,
समान होती है। फिर भी आप ध्यान दीजिए, अलग अलग उत्तकों के कोशिकाओं की आकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग उत्तक के कार्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग उत्तकों में जो कोशिकाएं हैं उसकी उत्पत्ति क्या होगी, असमान होगी या समान भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर देह में जितने उत्तक होते हैं ना, वो सभी माइटोसिस सेल डिवीजन भी करते हैं। तो हमको लगता है उत्तक में कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए दोस्तों, सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और एक कोशिकीय सजीवों में कोई उत्तक, उत्तक केवल बहुकोशिकीय जीवों में ही उत्तक कोशिकाओं का, लेकिन कोई भी कोशिका समूह बनाकर उत्तक, ऐसे ही कोशिका समूह बनाकर एक उत्तक बना सकती है जिनके आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति क्या हो। या दूसरे घुमाकर हम ये भी कह सकते हैं कि एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होती है उनके आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। हालांकि दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद ये है कि बहुत ऐसे उत्तक हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं और फिर भी मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक। मानव का ही ब्लड को ले लीजिए। ब्लड एक प्रकार का क्या है, टिश्यू। आगे पढ़ेंगे कि कौन टिश्यू है ब्लड, लेकिन वो ब्लड की बात करिएगा उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। यानी कि ये उत्तक का परिभाषा है, लेकिन कुछ उत्तक है जो इस परिभाषा पर खरा। अब आप कहिएगा कि जब कुछ उत्तक इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है तो उसको उत्तक काहे मान लिया है वैज्ञानिकों ने, कुछ और मान लेता, हमको टेंशन नहीं रहता क्या। तो दोस्तों कभी कभी अपवाद स्वरूप, ये याद रखिएगा, कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी उत्तक आपको मिलेंगे जिसमें कोशिका के आकार और आकृति भी समान नहीं होगा, उनके कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन वो कार्य इस प्रकार से करते होंगे कि लग रहा होता है कि कितना कार्य कर रहा है, एक। इसका सिंपल सा उदाहरण है, किसी का छत ढलाई हो रहा है, छत ढलाई हो रहा है दोस्तों, तो मिस्त्री उसमें ढेर सारा है। एक वो मिस्त्री है जो सीमेंट ला रहा है सिर्फ, एक वो मिस्त्री है जो मशीन चला रहा है सिर्फ, एक वो मिस्त्री है जो सिर्फ प्लास्टर कर रहा है छत का, एक और मिस्त्री है जो ऊपर पहुंचा रहा है। सबका कार्य क्या है, अलग अलग है। एक लेबर का पूछा क्या कर रहा है तुम, हम सीमेंट ढो रहे हैं सर। एक दूसरा ऊपर वाला पूछा क्या कर रहा है जी, हम प्लास्टर कर रहे हैं। लेकिन आपसे कोई पूछ रहा है कि लेबर सब मिलकर क्या कर रहा है जी, लेबर सब मिलकर क्या कर रहा है, अजी मकान का ढलाई कर रहा है, यानी एक ही कार्य हो रहा है। ठीक वही बात इस उत्तक, यानी कि जिस उत्तक में अलग अलग कोशिकाएं हैं, जिन उत्तक में अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, उनके सभी के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन अंत में उनके कार्य एक ही होते हैं, अंत में उसके कार्य ऐसे लिए इसी कारण उनको उत्तक माना गया है। यानी कि कुछ ऐसे उत्तक हैं जिनमें अलग अलग आकृति, अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मौजूद है, फिर भी उन्हें उत्तक माना गया है। वो इसलिए कि उनमें अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं हैं, लेकिन उसका सभी का कार्य सम्मिलित रूप से मात्र कितना होता है, अर्थात तो उसके अलग अलग आकार और आकृति वाले और अलग अलग कार्य करने वाले जो कोशिकाएं हैं वो एक इकाई की तरह कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उत्तक मान लिया है वैज्ञानिकों ने। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नहीं ना, उत्तक समझ गए हैं आप। लेकिन ये समझे कि नहीं इस परिभाषा का कुछ अपवाद भी है, और अपवाद के बावजूद उन्हें उत्तक क्यों कहा गया, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे। आइए आगे आते दोस्तों, हमारी एक खास विशेषता है कि जब बायोलॉजी की आपको हम मुलाकात कराएंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो हमारी एक खासियत है जो पटना में सिर्फ हमारे पास इकलौते हैं, ठीक है। वो ये है कि आपको हम बायोलॉजी के 2 पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी, और हम आपको क्या करेंगे, एक साथ दोनों को लेकर चलेंगे। एक साथ दोनों को लेकर चलने में आपको पहला सुविधा ये होगा कि आप उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे। याद कीजिए 10th का जब आप पढ़े होंगे तो उसमें जूलॉजी बॉटनी एक साथ चलता है, याद है ना। तो एक वो पैटर्न को हम ले रहे हैं, इससे आपको समझने में सुविधा होगी।
दोस्तों दूसरा बात ये होता है, हमने पढ़ाई के अनुभव में ये देखे हैं, पहले भी हम जूलॉजी बॉटनी अलग करके पढ़ाते थे, तो पढ़ाई के दरमियान हम देखे थे कि जब जंतु को खत्म कर देते हैं और पौधे पर आते हैं तो विद्यार्थी उनके बीच उनके बीच तुलना नहीं कर पाता है कि पौधे और जंतु कैसे कैसे अलग है। तो हम आपको एक साथ पढ़ाएंगे, इससे आप तुलना कर पाइएगा कि जंतु या फिर हमारे शरीर और पौधे के शरीर किस प्रकार समान है और या किस प्रकार असमान है, इसको आप आसानी से समझ पाइएगा। और दोस्तों पौधा और जंतु के बीच जब आप आसानी अंतर को समझ जाइएगा तो दोस्तों प्रकृति का बहुत कुछ आप समझ जाइएगा, क्योंकि हमारे प्रकृति में जो सबसे करीब है वो यही दो है दोस्तों, एक हमारे जंतु, एक हमारे पौधे। हालांकि वायु, स्थल, मिट्टी के बिना हम रह नहीं सकते, वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो करीबी मानसिकता यह है कि हम इनके दोनों के करीब है, इसलिए हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। यानी उत्तक पढ़ रहे हैं तो यहीं पर पौधे के भी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और जंतु के भी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जंतु का सिलेबस ह्यूमन बॉडी से है तो जंतु के सापेक्ष हम किसको पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि सिलेबस ही वही है दोस्तों। आइए देखो, अब आप जब बात करते हैं कोशिकाओं की, किसकी बात करते हैं? कोशिकाओं की। तो आप क्या देखे थे कोशिका पढ़ते पढ़ते? आप ये देखे थे कि प्लांट और एनिमल दोनों में एक ही तरह के कोशिका थे ना? यानी कि इसमें भी कैसा कोशिका? यूकैरियोटिक। और एनिमल में भी कैसा कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यानी कि दोनों की कोशिकाएं समान है, हालांकि कुछ अंतर भी है। कुछ संरचनाएं एनिमल में है तो प्लांट वाले यूकैरियोटिक में नहीं है। किसमें है? प्लांट वाले यूकैरियोटिक में नहीं है। और कुछ संरचनाएं प्लांट वाले यूकैरियोटिक में है तो एनिमल वाले यूकैरियोटिक में नहीं है। तो वो संरचनाओं को लेकर, यानी कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उसको लेकर अंतर है प्लांट और एनिमल के सेल में। लेकिन अगर और बात करिएगा तो दोनों की कोशिकाएं लगभग क्या है? समान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा दोस्तों कि कोशिकाएं समान रहते हुए भी इनके उत्तक बिल्कुल असमान है, कोई समानता ही नहीं है दोस्तों। अब क्या समझे कि कोशिका का समूह ही क्या है? उत्तक है। पौधे में भी वही कोशिका, जंतु में भी। जब कोशिकाएं समान है तो कोशिका का समूह भी एक समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि पौधे और जंतु का कोशिकाएं समान है, बिल्कुल समान तो नहीं लेकिन समान है, क्योंकि दोनों में यूकैरियोटिक सेल ही है। लेकिन दोनों के उत्तकों में कोई समानता नहीं है, एकदम 180 डिग्री नहीं कहते हैं जी, अलग। ठीक है, यानी एक भाई डीएम है, दूसरा भाई आतंकवादी निकल गया है। कितना का अंतर हो गया है? हो गया नहीं हो गया है? ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल मारे हंसी ने। ठीक है, तो कितना का अंतर आ गया है? वही अंतर है दोस्तों, यहां पर कोई समानता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अंतर को तो आप गोली मारिए। तो पहली बात यही समझना है इस चैप्टर में कि आखिर क्या कारण है कि पौधे और जंतु का कोशिकाएं समान होकर भी कोशिकाओं का समूह अर्थात उत्तक समान नहीं होते। बात को समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि क्या कारण है कि कोशिकाएं समान रहकर भी पौधे और जंतु के उत्तर बिल्कुल अलग है। इसका कारण समझिए, और कारण समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि आप जंतु भी देखे हैं, क्योंकि जंतु खुद आप हैं। अब पेड़ पौधे की तो कोई कमी है नहीं है। पटना को छोड़ दीजिए तो बगल में बाट बख्तियारपुर अगर आप गए होंगे तो पेड़ पौधे की कोई कमी नहीं है। अब आइए क्यों अंतर है। पहला अंतर है, पहला अंतर उत्तक अलग होने का, शकल और सूरत। क्या पेड़ पौधे के शकल जंतु के शकल में कोई समानताएं हैं? है। तो दोनों का उत्तक
इसलिए अलग अलग है कि आप कह सकते हैं कि बाह्य आकृति और आकार, बाह्य आकृति और आकार यानी कि बाहरी शेप और साइज पौधों का कुछ और है, जंतु का कुछ और है, कोई समानता ही नहीं है इसमें। और यही कारण है कि दोनों के उत्तक क्या होते हैं, अलग होते। एक कारण ये है, और सिर्फ एक ही यही कारण नहीं है, दूसरा कारण है क्या, दूसरा कारण, पहला कारण हम अंतर के किस पर, बाह्य आकृति एवं आकार पर, बाहरी शेप और साइज पर। दूसरा अंतर करिए गति पर। पेड़ पौधे गति करते हैं नहीं, जंतु गति करते हैं, हाँ करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे को एक ऐसा उत्तक चाहिए जो उसे खड़ा रहने में मदद करे, जंतु को एक ऐसा उत्तक चाहिए जो उसे खड़ा रहने में भी मदद करे, दौड़ने भागने मारने पीटने में मदद करे। तो अंतर यह है, पहला अंतर। दूसरा अंतर समझिए कि नहीं, कि पेड़ पौधे में गति नहीं होते हैं, जबकि जंतु में क्या होते हैं, गति होते हैं। पेड़ पौधे के बाह्य आकार और आकृति जंतुओं की तुलना में बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों, असमान होते हैं, इस कारण उत्तक अलग होते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों ऊर्जा, एनर्जी। पेड़ पौधों को अपना जीवन जीने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत कम। पेड़ पौधा को कुछ करना है, खड़ा रहना है, मस्तिष्क प्रकाश संश्लेषण करना, हो गया, खेल खत्म है। और कुछ करना है नहीं करना है, उसको आसपास से कोई लेना देना नहीं है। पर्यावरण को हवा पानी सूरज का प्रकाश छोड़ दीजिए, कुछ लेना देना है। बगल का पेड़ को काट भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं, लहलहा रहा है वो, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधे को अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाइएगा कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना भोजन अपने लिए बनाते हैं उसका 10% भी वो अपने लिए यूज नहीं करते, बाकी स्टोर रहता है। अब स्टोर रहता है तो क्या होता है, स्टोर रहता है वही ना, पौधे के जो हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें जो पोषक तत्व है कहां से आया है, वो प्रकाश संश्लेषण से आया है। अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया गया भोजन टोटल अपने खा जाता, यकीन मानिए फलों में कोई पोषक तत्व नहीं होता। सरकार आदेश देती है पेड़ काटकर तुरंत खाली करके समुद्र में फेंक दिया जाए, क्या? लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना भी भोजन बनता है 10% से भी कम पौधा अपने लिए यूज करता है, बाकी 90% उसके फलों में, उसके या सब्जी वाले पौधे उनके सब्जियों में स्टोर रहते हैं जो जंतुओं को प्राप्त होता है। यानी कि पौधे को बहुत कम ऊर्जा चाहिए जबकि जंतु को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। पौधे में ऐसे उत्तक है जो कम ऊर्जा पर ही काम करने वाले होते हैं, जबकि जंतु में ऐसे उत्तक होते हैं जो अधिक ऊर्जा पर काम करने वाले होते हैं, जो अधिक ऊर्जा पर काम करने वाले होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए कि ना समझ गए? तो यही अंतर है, आप मेन अंतर यही रखिए, याद रखिए, 3 अंतर याद रखिएगा, क्लियर रहेगा बात, कोई दिक्कत नहीं ना। पौधे और जंतु के कोशिकाएं समान होते हुए भी उनके उत्तकों में कोई समानताएं नहीं है। दोनों के उत्तक बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है। दोनों के उत्तक में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। और ये भिन्नता का कारण क्या है, कारण पर हम 3 कारणों पर चर्चा किए हैं, और से भी कई कारण है, लेकिन इन 3 कारणों के अलावा अन्य और कारणों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब दोस्तों पौधा और जंतु के उत्तक अलग अलग है तो पढ़ना भी आपको अलग अलग पड़ेगा, फेंट करके तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोशिका समान था तो एक के साथ पढ़ लिए, अब बाद में जो कुछ अंतर था तो उसको अंतर कर लिए, लेकिन यहां पर जरा सा भी समानता नहीं है। पौधे के उत्तक जंतु के उत्तक बिल्कुल अलग है, तो पढ़ना भी
अलग अलग पड़ेगा। तो क्या पहले पौधा का पढ़ ले, पहले जंतु का? क्या पढ़ ले? पहले पौधे का पढ़ लेते हैं। वैसे भी नैतिकता यही कहती है कि आप पौधे के बारे में पहले पढ़िए, क्योंकि इस विकास के क्रम में पृथ्वी पर पहले जंतु नहीं आए हैं, पौधा आए। पौधा आकर प्रकाश संश्लेषण करके वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति किया, और तब जाकर पृथ्वी के स्थल पर हम बात करते हैं, जंतुओं के आने का मार्ग खुला। यानी कि विकास की प्रक्रिया में पेड़ पौधे जंतुओं से काफी अग्रगामी है, काफी पहले आ चुका है। इसलिए पहले पौधे का ही पढ़ लेते हैं। क्या प्लांट टिश्यू यानी पौधे का उत्तक, पौधे का उत्तक। जीव वैज्ञानिकों ने पौधे का जो उत्तक का बंटवारा किया है दोस्तों, वो क्या है? विभाजन क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? विभाजन क्षमता के आधार पर किया है। जीव वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधे के उत्तकों को जो बांटा है, वो किस आधार पर बांटा है? विभाजन की क्षमता के आधार पर। विभाजन यानी कोशिका विभाजन। यानी कि पौधे के कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनके कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती है, लेकिन पौधे के कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनके कोशिकाएं मृत होती है, उनमें विभाजन की क्षमता, या जीवित भी होती है तो वो विभाजन नहीं करती। पौधे के जो उत्तक है, तो पौधे के संपूर्ण भाग के उत्तक जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक वो उत्तक जिनका कोशिका विभाजन करके नया बन सकता है, और एक वो उत्तक जिसका कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है, नया नहीं बन सकता है। और इसी विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे में कितने प्रकार के उत्तक है? दो प्रकार के। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक। क्या है? मेरिस्टेमेटिक। इसको हम कहते हैं विभाज्योतकी उत्तक, हालांकि अब इंग्लिश में ही मेरिस्टेमेटिक लिख देता है। और दूसरा क्या है? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और यानी कि पौधों में विभाजन क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के उत्तक? दो। मेरिस्टेमेटिक वो उत्तक है दोस्तों, या विभाज्योतकी वो उत्तक है जिनके कोशिकाएं लगातार क्या होते रहती है। इसका हिंदी नाम है, हिंदी नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थायी उत्तक। तो पौधे में कितने प्रकार के उत्तक? दो प्रकार के, विभाज्योतकी और। लेकिन आप इंग्लिश नाम याद रखिए, ज्यादातर इंग्लिश चलता है, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में तो एकदम मेरिस्टेमेटिक को ऐसे लिखेगा हिंदी में, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। ये हो गया हिंदी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि मेरिस्टेमेटिक वो उत्तक है जिसका कोशिका विभाजन कर सकता है, और परमानेंट वो उत्तक है जिनका कोशिका विभाजन नहीं कर सकता है। पौधे में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की अपार क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दो ही प्रकार के होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है? मेरिस्टेमेटिक। यानी कि ये जो दूसरा टाइप का परमानेंट टिश्यू है जिनका कोशिका विभाजन नहीं कर सकता है, इसका निर्माण इसी से होता है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतकी उत्तक वो उत्तक है जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? परमानेंट।
यानी ये जो परमानेंट टिश्यू है इसका विकास किससे होता है? मेरिस्टेमेटिक से ही होता है। और मेरिस्टेमेटिक परमानेंट कब बनता है? तो जब मेरिस्टेमेटिक विभाजन करते 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 अपने विभाजन की क्षमता को क्या कर लेती है? समाप्त कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों? समाप्त कर लेती है। तो क्लियर है पौधे में कितने टाइप के होता है? 2 टाइप के। कोई दिक्कत है इसमें? अब आइए पहले मेरिस्टेमेटिक को पढ़ लेते हैं फिर परमानेंट। लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है आप समझ गए होंगे। नोट पढ़ के आते हैं कि नहीं घर से? एक बार नोट को सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ठीक है? उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि दिक्कत हमको कहां पर है। और दूसरा ये होगा कि आप आसानी से समझिएगा, ठीक है? और आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत आदमी टेंशन ले लेता, परीक्षा में ये पूछेगा, परीक्षा में वो पूछेगा। परीक्षा में क्या पूछेगा वो हमारे नोट से बाहर नहीं जाएगा। वो लास्ट में हम क्वेश्चन करवाएंगे, उससे बाहर ना गया है ना जाएगा। इसलिए जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा फोकस समझने पर, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट 10-15 मार्क से नहीं 1 मार्क से कभी कभी छूट जाता है। और हम चाहते हैं कि वो भी 1 मार्क आप बना दे, ताकि सीट ना भी हो तो आपके लिए सीट बनाया जाए, फिर भी आपको लिया जाए। ठीक, 100 में 100 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरिट पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा अगर आप पूरी तरह से जागृत होकर नोट कर पढ़कर आते हैं और क्लास में पूरी तरह ध्यान से सुनते हैं। आइए पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक को। मेरिस्टेमेटिक हिंदी में क्या कहते हैं? विभाज्य। आइए इसका पहला विशेषता होता है कि इनके कोशिकाओं जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, इनके कोशिकाओं जो होते हैं सारे के सारे कोशिका क्या होते हैं? जीवित होते हैं, कोई मृत नहीं होता है। और जीवित कोशिका क्या है, मृत कोशिका क्या है, हम कई बार बता चुके। कोशिका जिसका जीव द्रव सूख गया समझिए मर गया। कोशिका जिसमें जीव द्रव है मतलब कोशिका जिंदा है। पहली विशेषता कि मेरिस्टेमेटिक का कोशिका सारा का सारा क्या होता है? जीवित होता। वैसे भी जैसे ही आप ये पता लगा लिए हैं कि मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू है जिसका कोशिका विभाजन कर सकता है, तो विभाजन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कोशिका का जीवित रहना। मृत कोशिका विभाजन नहीं कर सकती, तो इसका कोशिका जीवित होता है। अब कोशिका की आकृति की बात अगर करिएगा तो इसका कोशिका जो होता है वो अंडाकार होता है, ठीक है, या गोलाकार होता है, या गोलाकार होता है, अंडाकार या गोलाकार। और ये बताने का जरूरत नहीं है, दोनों ही स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं, गोलाकार और अंडाकार स्ट्रक्चर को। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता यह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कि इसके सेल में, ठीक है, इसके सेल में वैक्यूल, इसके सेल में वैक्यूल यानी कि रसध्वनि नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। समझ रहे ना? मेरिस्टेमेटिक के सभी कोशिकाएं क्या होती है? इनके कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? अंडाकार गोलाकार होती है। इनके सेल में वैक्यूल यानी कि रसध्वनि नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और चौथी विशेषता कि कोशिका द्रव दोस्तों, कोशिका द्रव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इससे यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिका द्रव लबालब भरे होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं।
यानी लबालब के जगह आप अत्यधिक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के संबंध में इस शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वैसे अखबार पढ़िए, शब्दों की जानकारी वही मिलेगा। बहुत को लगता है कि हमारे पास बहुत शब्द है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है कोई भाषण तो 4 अक्षर नहीं फूटता है उससे। ऐसा हम बहुतों को देखें दोस्तों, तो आपको लगेगा अच्छा कौन बड़ा चीज है, कलम पकड़ा देगा तो आपको पता है कि हमको ये लिखना है, लेकिन वो लिखने के लिए कौन शब्द चाहिए हमको याद नहीं है। ऐसी घटना आपके साथ ना घटे, इसका सबसे बेहतर सबसे सस्ता विकल्प है आप अखबार पढ़िए। एक समय आपके पास इतना शब्द आएगा कि आप पीसीएस का बारे में सोच रहे हैं कि आगे हमको मेंस लिखना चाहिए, तो मेंस लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो दिमाग है ही, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो है शब्द। लिखने के लिए आपके पास शब्द कितने हैं? डिक्शनरी का कम से कम चौथाई हिस्सा भी आप जानते हैं कि नहीं जानते? और ये बिना अखबार पढ़े होगा भी तो वो काफी डिफिकल्ट रास्ता होगा। आइए दोस्तों कि इनके जो कोशिका होते हैं उनमें कोशिका द्रव लबालब क्या होते हैं? बड़े बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि परमानेंट सेल जितने भी है पौधे में, उनके कोशिकाओं में कोशिका द्रव कम होते हैं, इनके कोशिका में कोशिका द्रव बहुत ज्यादा होते। एक विशेषता। अगली विशेषता है दोस्तों कि मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू में, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अब कहिएगा ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पदार्थ के अणुओं के बीच जो खाली जगह होता है उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, अंतराण्विक दूरी कहते हैं। तो मेरी एस्टिमेटिक कोशिकाओं से बना है। उत्तक जो है वो कोशिकाओं का समूह है। उत्तक में दो कोशिकाओं के बीच के स्थान को ही क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। किसी उत्तक में स्थित किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। लेकिन मेरी एस्टिमेटिक के में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। एकदम इसका कोशिका कह सकते एकदम सटे सटे होते। जिस तरह ठोस के अणुओं के बीच कोई अंतराण्विक दूरी नहीं होती है या न्यूनतम से न्यूनतम होती, वही बात है यहां पर मेरी एस्टिमेटिक के टिश्यू की कोशिकाओं के साथ कि इनके कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर होता है। तो ये 5 विशेषता देख लिए। इन मेरी एस्टिमेटिक का कोशिका क्या होता है? जीवित होता है। मेरी एस्टिमेटिक के कोशिकाओं की आकृति अंडाकार और या गोलाकार, अंडाकार या गोलाकार होता है। मेरी एस्टिमेटिक के सेल में किस महत्वपूर्ण कोशिका अंग का अभाव रहता है? वैक्यूल का क्या रहता है? अभाव रहता है। पौधे के किस उत्तक के कोशिकाओं में कोशिका द्रव भरपूर मात्रा में रहते हैं? पौधे के किस उत्तक के कोशिकाओं में कोशिका द्रव भरपूर रहते हैं? यानी मेरी एस्टिमेटिक में कोशिका द्रव काफी ज्यादा होता है। मेरी एस्टिमेटिक में इंटरसेलुलर स्पेस अर्थात मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच थोड़ा सा भी स्थान खाली नहीं रहता है। क्लियर हो गया? अब समझना है कि ये उत्तक पौधे के किस भाग में है। ये उत्तक पौधे के किस भाग में है? बाहर में है कि अंदर में है कि दिखाई नहीं पड़ता है या ऐसे जगह पर है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि हम मेरी एस्टिमेटिक के बारे में दोस्तों क्या पढ़े थे कि इनके कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता है। और विभाजन का मतलब नया नया कोशिका बनना है। नया नया कोशिका बनने का मतलब ग्रोथ होना है। यानी पौधे के हुए सभी भाग जो बढ़ रहे हैं,
अर्थात ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पर कौन उत्तक होगा? पौधे का कोई भी भाग, चाहे तना वृद्धि कर रहा हो, जड़ वृद्धि कर रहा हो, शाखा वृद्धि कर रहा हो, पत्ती वृद्धि कर रहा हो, कोई भी भाग ग्रोथ कर रहा है पौधा का, तो समझ जाइए कि वह किस उत्तक के बदौलत ग्रोथ कर रहा है, मेरी एस्टिमेटिक। क्योंकि परमानेंट में वो ताकत है ही नहीं ग्रोथ कराने का, क्योंकि उनके कोशिकाएं विभाजित ही नहीं होती है, नया बनती ही नहीं है। जब कोशिका ही नया नहीं बनेगा तो क्या ग्रोथ होगा? तो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के किस भाग में पाया जाता है? वो सभी भागों में जो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू विभाजोत्की ऊतक पौधे के उन सभी भागों में पाया जाता है दोस्तों, जो भाग वृद्धि कर रहा हो, चाहे तना वृद्धि कर रहा हो, चाहे पत्तियां वृद्धि कर रहा हो, चाहे शाखाएं वृद्धि कर रहा हो, चाहे जड़ वृद्धि कर रहा हो। क्लियर हो गया? समझ गए? मेरी एस्टिमेटिक समझ गए? अब आते हैं ये कितने टाइप के होते? मेरी एस्टिमेटिक कितने टाइप के होते? कोशिका उत्तक कैसा, उसका कोशिका कैसा, आप जान ही गए। टाइप पर हम आते हैं दोस्तों। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के किस भाग में है, इसमें भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं। पौधे का जो भाग का वृद्धि रुक गया है, समझ जाइए वहां पर मेरी एस्टिमेटिक अब वहां पर खाली परमानेंट है। और पौधे में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है, जब तक पौधा जिंदा रहेगा ग्रोथ करेगा, लेकिन वो ग्रोथ पौधे के किसी खास भाग में ही होती है, पौधे के सभी समस्त भागों में नहीं होती है। 40 साल का आम का पौधा देखे हैं, जो 40 साल से पृथ्वी पर है? हाँ, बहुत देखे होंगे। हाँ, बहुत का तो एकदम दादा का जो पप्पा होता है वही लगा के गया है, पोता सब खा रहा है, पर पोता सब तो कायन हो जाएगा 40 वर्ष। ऐसे आमों में आप जो काफी पुराने हैं, उन आमों में भी आप वृद्धि देखे होंगे, लेकिन उसके मोटाई में वृद्धि आप देखे हैं? मोटाई का वृद्धि रुक गया है। अब वृद्धि हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ऊपर से वृद्धि हो रहा है, नए पत्ते आ रहे, ये वृद्धि हो रहा है। तो पौधे में वृद्धि कब तक होती है? इसका उत्तर है जीवन प्रयत्न। पौधे जब तक जीवित है वो ग्रोथ करेगा। लेकिन एक बात का सच्चाई यह है कि पौधे के सभी भागों में एक समान तरीके से वृद्धि नहीं होती है। कुछ वर्षों के बाद पौधे की एक वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हो जाती है। तो जो क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां पर मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू का अभाव है। यह मेरी एस्टिमेटिक वहीं पाया जाता है जहां पर वृद्धि हो रहा है। और हमने मान लिया है कि एक तना के बारे में आप समझिए कि एक तना है। ये क्या है दोस्तों? तना है। ये क्या है? तना है। मान लीजिए तना है और ये वृद्धि कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां पर मेरी एस्टिमेटिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में अंडाकार ही होता है। कोशिका का आकृति क्या होता है? अंडा। शीर्ष भाग में जो मेरी यानी कि जो वृद्धि कर रहा है, उसके टॉप पार्ट पर, शीर्ष भाग पर जो मेरी एस्टिमेटिक होता है, उसको क्या कहते हैं? एपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरी एस्टिमेटिक। हिंदी में शीर्षस्थ विभाजोत्की। एपिकल ही याद रखिए आप। यानी वृद्धि करने वाले भागों में मेरी एस्टिमेटिक होगा। और ये तना मान लीजिए वृद्धि कर रहा है, तो ये तना कम से कम दो तरह से वृद्धि करेगा। एक वृद्धि करेगा कि इसकी मोटाई बढ़ेगी, और दूसरी वृद्धि करेगा इसकी, दो तरह से वृद्धि करता है जी। पौधे का तना ले लीजिए, जड़ ले लीजिए, वो मुख्य रूप से आपको दो तरह की वृद्धि दिखाएगा। वो अपनी लंबाई बढ़ाएगा, वो अपनी मोटाई बढ़ाएगा। तो एक वृद्धि करने वाले भागों पर जो टॉप पर जो मेरी एस्टिमेटिक रहता है, उसे क्या कहते हैं? एपिकल कहते हैं। और एपिकल का काम है पौधे का लंबाई बढ़ाना। क्या बढ़ाना? लंबाई बढ़ाना। एपिकल का काम क्या है दोस्तों? इसको हिंदी में लिख ही देते हैं बहुत, शीर्षस्थ विभाजोत्की। इसका काम क्या है दोस्तों? पौधा का, यानी पौधे के लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है?
एपिकल के द्वारा होती है, यानी एपिकल मेरी एस्टिमेटिक के द्वारा होता है, शीर्षत विभाजित के। और दोस्तों पौधा के लंबाई बढ़ना को, पौधा को जो लंबाई बढ़ता उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, यानी कि प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। पौधा का जो लंबाई बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्राथमिक वृद्धि। अब प्राथमिक वृद्धि का क्या मतलब हुआ? प्राथमिक वृद्धि का मतलब हुआ लंबाई बढ़ना। अब आप कहिएगा लंबाई बढ़ना को प्राथमिक वृद्धि आखिर कहते क्यों है? तो दोस्तों जब पौधा जर्मिनेट होकर बड़ा होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले वो अपना लंबाई बढ़ाता है, वो पहले अपना मोटाई नहीं बढ़ाता है। यानी कि पौधे में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ इस तरह होती है कि पहला पौधा पहले अपने लंबाई को बढ़ा लेता है। ये आप गौर किए हैं ना? नहीं गौर किए हैं? कदम के पौधे पर आप गौर किए होंगे, काफी तेज वृद्धि। वैसे बांस जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा है, लेकिन बांस प्रायः लोग जो है अपने खेतों से दूर खेतों में लगाते हैं, लेकिन कदम का पेड़ दरवाजे पर भी लगाते हैं और उनकी वृद्धि को आप महसूस किए होंगे। वो पहले अपने लंबाई को पूरा बढ़ाएगा, और ऐसा सिर्फ कदम के पौधे में नहीं होता दोस्तों। कदम का पौधे के एग्जांपल इसलिए लिए हैं कि ताकि उनके आप लंबाई वृद्धि को महसूस जरूर किए होंगे। किया है कि नहीं किया है? कदम का पेड़ का तो कोई दिक्कत नहीं, हर गांव में रहता है ना। हाँ, हमारी तो मांग है सरकार से कि जिसमें कदम का पेड़ जिस गांव में है, गांव का दर्जे समाप्त कर दिया जाए, कि उसको गांव बटे 2 कर दिया जाए। काहे बोल तो रहे हैं कदम का पेड़ मतलब इतना पॉपुलर है। वैसे हमको कोई क्षमता नहीं है, बोलते हैं लगता करिए देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पौधे अपने लंबाई को पहले बढ़ाता है, इसलिए लंबाई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो आपसे यहां पर 2 तरह के प्रश्न आएगा दोस्तों। पूछेगा कि पौधे में लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है? शीर्षत विभाजोत्की के द्वारा। या आपसे पूछ लेगा कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? क्योंकि प्राथमिक वृद्धि का मतलब ही क्या है? तो पहला समझ लिए एपिकल। अब दूसरा पर आते हैं दोस्तों। अब पौधे जब लंबाई बढ़ाती है तो उसके बाद क्या बढ़ाती है? मोटाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? मोटाई बढ़ाने वाले जो मेरी एस्टिमेटिक है वो तो साइड साइड में रहेगा, ताकि ये विभाजित होकर इस तरह बढ़े, इस तरह आगे बढ़े, इस तरह आगे बढ़े, और विभाजित होकर इसकी मोटाई भी क्या हो? बढ़े। तो वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष पर जो रहता है वो शीर्षत विभाज्योतिकी, जो साइड में रहता है उसे कहते हैं लेटरल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लेटरल कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श। पार्श का और शुद्ध हिंदी होता है बगल में। ठीक है, पार्श का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो पार्श एक इतना भारी भरकम शब्द हो जाता है कि आदमी को लगता है कि हमको नहीं समझना है इस शब्द। तो पार्श का मतलब किनारा या बगल में आप कह सकते हैं। तो टॉप पर रहने वाले मेरी एस्टिमेटिक को शीर्षत, साइड में रहने वाले को पार्श। और इसका काम होता है पौधे की मोटाई को बढ़ाना। पार्श विभाज्योतिकी का क्या काम होता है? मोटाई को बढ़ाना। एपिकल लंबाई बढ़ाता है, लेटरल और पौधे की जो मोटाई वृद्धि होती है, मोटाई वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, यानी कि द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक वृद्धि का मतलब लंबाई बढ़ना, और द्वितीयक वृद्धि का मतलब लंबाई बढ़ाने का काम एपिकल, मोटाई बढ़ाने का काम, या फिर प्राथमिक वृद्धि लेटरल एपिकल के कारण होती है और सेकेंडरी ग्रोथ जो है लेटरल के कारण। क्लियर हो? समझ गए ना? एक वृद्धि करने वाले भाग जो पौधे में है वहां पर मेरी एस्टिमेटिक है, और मेरी एस्टिमेटिक मुख्य 2 प्रकार के ही होते हैं, एपिकल और
लेटरल। लेकिन एक टाइप और है दोस्तों, और उसका नाम है इंटरसेलरी। तीसरा मेरी एस्टिमेटिक है इंटर सैलरी। इंटर सैलरी यानी कि अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाजोत की। अभी ये क्या है दोस्तों, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। मुख्य दो ही प्रकार है, एपिकल लेटरल। एपिकल काम लंबाई बढ़ाना, लेटरल का काम। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होता क्या है दोस्तों कि जब पौधे अपने लंबाई को बढ़ाते हैं, ध्यान दें बात को, जब पौधे अपने लंबाई को बढ़ाते हैं, जब पौधे अपने लंबाई को बढ़ाते हैं तो बहुत तेजी के साथ लंबाई को बढ़ाते हैं, बहुत तेजी के साथ। और बहुत तेजी के साथ लंबाई बढ़ने के कारण ये जो एपिकल मेरी एस्टिमेटिक का कुछ कोशिका जो है पीछे छूट जाती है। एपिकल मेरी एस्टिमेटिक का जो सेल्स है वो क्या होता है कुछ, और ऐसे ही कोशिका समूह बनाकर क्या बना लेते हैं, इंटरसेलरी बना लेते हैं। यानी इंटरसेलरी वो कोशिकाओं का, इंटरसेलरी ऊतक में वो कोशिकाएं हैं जो कोशिका एपिकल के साथ नहीं रह पाया, एपिकल के तेज बढ़ने के कारण उससे पीछे छूट गया। तो एपिकल यानी कि लंबाई के वृद्धि के समय एपिकल का जो कोशिका पीछे छूट जाता है ना, वही कोशिका आपस में समूह बनाकर क्या, कौन से ऊतक बना लेता है, और इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, यह तुरंत ही परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह तुरंत ही परमानेंट सेल में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मेरी एस्टिमेटिक समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार दिक्कत है तो देख लीजिए। पहले मेरी एस्टिमेटिक वो ऊतक हैं जिनके कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है। मेरी एस्टिमेटिक के सभी कोशिकाएं जीवित होती है, इनके आकार और आकृति अंडाकार या गोलाकार होता है। मेरी एस्टिमेटिक के कोशिकाओं में रसधानी का अभाव होता है, लेकिन कोशिका द्रव भरपूर मात्रा में भरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी एस्टिमेटिक में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलुलरी, जिसमें एपिकल का काम है लंबाई या प्राथमिक वृद्धि करवाना, लेटरल का काम है या फिर सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। इंटरसेलरी कोई विशेष कार्य करने वाले नहीं होते हैं। इंटरसेलरी वही है जो पीछे छूट, एपिकल का जो कोशिका पीछे छूट। क्या हाल है दोस्तों, आ जाए परमानेंट पर, आइए। अरे अल्लाह बाजित नहीं, परमानेंट अस्थाई ऊतक। अब एक बात तो हम पहले ही जान गए हैं क्या, कि ये वो ऊतक है जिनके कोशिका में विभाजन कर क्षमता, और दूसरी बात ये जान गए हैं कि इसका निर्माण मेरी एस्टिमेटिक से ही हुआ। अब कहिए कौन मेरी एस्टिमेटिक से हुआ, तीनों से हुआ है। यानी एपिकल वाला भी जब विभाजन की क्षमता खो देता है वो भी परमानेंट बनाता है, लेटरल वाला भी जब विभाजन की क्षमता खो देता है वो भी परमानेंट बनाता है, और इंटरसेलुलरी के बारे में तो हम देखे ही थे, वो तुरंत ही अस्थायी ऊतकों में बदल जाता है। ये बात हम जान ही लिए थे। तो अस्थायी ऊतक के संबंध में, पौधों के अस्थायी ऊतक के संबंध में दो बात क्लियर करके रखना है कि ये वो ऊतक है जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता, और दूसरा कि इनमें इनका निर्माण विभाजोत्की से ही होता है। अब आइए कि परमानेंट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक सिंपल परमानेंट
यानी कि सरल अस्थाई ऊतक, ठीक है, सरल अस्थाई ऊतक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जटिल अस्थाई ऊतक। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं एक एक चीज को? हाँ, एक एक चीज को समझना है और बहुत आसान है समझना। क्या लगता है दिमाग पर बोझ पड़ रहा है? नहीं। उसके बाद आज क्वेश्चन पर जाइएगा ना, आज से आपको क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है? तो एकदम आसान है। आप ऐसा ही नहीं कि आप घर पर पढ़िएगा, तो ऐसा है ही नहीं कि आप टॉप नहीं करिएगा, टॉप करिएगा। जो भी घर पर पढ़ा है, जो घर पर नहीं पढ़ा है उसको कभी नौकरी होता ही नहीं है। बहुत सेटिंग गेटिंग से चल जाता तो उसका पूरा लाइफ है सेटिंग गेटिंग होता है, बाद में बालो बच्चा सेटिंग गेटिंग से होता है, ठीक है? अरे हलन। तो दोस्तों एक से एक नहीं, ये बहुत जरूरी है। एक से एक मार्केट में लफड़ा घूमेगा, ठीक है, और कहेगा हमारे पापा संसद को पहचानता है, हम पैरवी करा देंगे। उस सब के चक्कर में नहीं है। पहले तो उसका पापा संसद के संपर्क में क्यों है यही जान लेना है, ठीक है? कि ऐसा क्या गुल खिला रहा है कि संसद के चक्कर में। तो इस सब से बिल्कुल बच के रहना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? और ऐसा भी आदमी मिलेगा कि जो डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट नीतीश कुमार से मिलते हैं, और नीतीश कुमार से कोई मिल सकता है, ठीक है? मनो है जनता को मिलना। तो हाँ, बहुत इस तरह का बनेगा और आपको ऐसा लगा देगा कि आप कहीं अच्छा हम कायल पढ़ेंगे, जा रहे हैं, पापा को कहेंगे 10 कट्ठा बीएस करके हमको दे दीजिए, हम तुरंत हो जाए। तो वो सब के चक्कर में एकदम नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और इसी से टॉप करना है। बहुत आसान है। तो क्या करना है, बस क्वेश्चन जितना बताएंगे उसी को याद करना। आइए, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब अंतर समझना है, ठीक है, कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। सिंपल में सिंपल सिंपल क्यों है और कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या गुल खिल गया कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको आप समझिए। अभी जब हम ऊतक का परिभाषा पढ़ रहे थे दोस्तों, तो ऊतक का परिभाषा पढ़ रहे थे कि ऊतक कोशिकाओं का समूह है और उन समूह में सभी कोशिका के आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति क्या है? समान है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि यह ऊतक के परिभाषा पर खरा। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि ये ऊतक के परिभाषा पर खरा उतरता है। अर्थात इनके जो ऊतक हैं उनके सभी कोशिका के आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति क्या है? एक समान है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दोस्तों, इनके इस ऊतक के यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स है उनके आकार, आकृति, कार्य एक समान नहीं। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स जटिल अस्थायी ऊतक इस मामले में जटिल है कि इस ऊतक का निर्माण जो हुआ है वो अलग अलग आकृति एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से। अब आप कहिएगा कि फिर इसे ऊतक क्यों कहेंगे, और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग कोशिकाएं और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मिलकर जब एक ऊतक बनाती है तो उसे ऊतक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनका कार्य एक इकाई की तरह, एक यूनिट में, एक इकाई की तरह। तो वही बात इसके भी साथ है दोस्तों। तो अब तो आप समझ ही गए हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। समझ गए हैं कि समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है। सिंपल सिंपल क्यों है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों है, समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल परमानेंट टिश्यू के सभी कोशिकाओं के आकार, आकृति, कार्य क्या है, जबकि कॉम्प्लेक्स के टिश्यू के सभी कोशिकाओं का आकार, आकृति एवं कार्य समान। क्लियर है? बात समझ गए ना? अब आइए दोस्तों, सिंपल परमानेंट भी कितने तरह के होते हैं और कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 2। सिंपल परमानेंट टोटल कितने टाइप का?
3 टाइप का। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कितने टाइप का? 2 टाइप का। अब कहिएगा इतना टाइप क्यों है? तो हम क्या करें, हम बायोलॉजी उतना जानते नहीं तो हम सिर्फ एक टाइप बनाते दोस्तों, लेकिन 3 2 5 टाइप। पहले आइए सिंपल परमानेंट को पहले पढ़ लेते हैं। सिंपल परमानेंट का पहला टाइप है पेरेनकाइमा। पेरेन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतक कहते हैं, पेरेनकाइमा। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? तो दोस्तों ध्यान देते जाइएगा कि इनके सभी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। पेरेनकाइमा के सभी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होते हैं। सेल का आकार और आकृति की बात करिएगा, अंडाकार होता है और गोलाकार होता है। दोस्तों पौधे के जो अधिकांश कोशिकाएं हैं ना, अंडाकार गोलाकार ही होता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों होता है? तो याद कीजिए, कोशिकाओं में ही पढ़े थे हम। कोशिका में जब प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच डिफरेंस कर रहे थे, एनिमल और प्लांट के बीच क्या कर रहे थे? डिफरेंस कर रहे थे। तो एक डिफरेंस ये भी दिए थे कि पौधों के उत्तक, पौधे की कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है, जबकि जंतु के कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती। ध्यान देना बात को, पौधे के कोशिकाओं की आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। और जब पौधे के कोशिकाओं की आकृति निश्चित होता है तो वो जब समूह बनता है तो वो भी एक निश्चित आकृति ले लेता है, अंडाकार गोलाकार। लेकिन इतना नहीं है दोस्तों, इसके कुछ कोशिका क्या होते हैं? बहुभुजी भी होते हैं, पॉलीगॉन जिसको कहते हैं, बहुभुजी होते हैं। इसके बहुत कोशिका जो है अनियमित आकार के भी होते हैं, ठीक है, अनियमित आकार के भी होते हैं। तो मृदुतक के सभी कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होते हैं। इनके कोशिका का आकार अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी। और अब एक बात याद रखना है कि इनमें वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है। इससे पहले आप मेरी एस्टिमेटिंग में पढ़े थे, उसमें वैक्यूल। तो परमानेंट के बारे में आप पढ़ लीजिए, जितना भी परमानेंट हम पढ़ेंगे, और टोटल 3 और 2 5 टाइप का हम परमानेंट पढ़ने वाले हैं। पांचों परमानेंट टिश्यू के सेल्स के, और सभी सेल्स में वैक्यूल्स उपस्थित होता है। तो किसी परमानेंट के संदर्भ में हम वैक्यूल्स के बारे में ना भी बता पाए तो आप मान कर चलेगा इसमें वैक्यूल्स है। यानी आप सीधा सीधा समझिए ना कि वैक्यूल सिर्फ मेरी एस्टिमेटिंग में नहीं है लेकिन परमानेंट में है, मेरी एस्टिमेटिंग में नहीं है लेकिन परमानेंट में है। तो इसमें वैक्यूल्स होता है दोस्तों, होता है। और एक खास बात कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। इनके कोशिकाओं की आकृति को आप देखिए दोस्तों, ये आपको गोलाकार गोलाकार आकृति होगा, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्कोप से अगर आप पौधे के पेरेनकाइमा टिश्यू को देखिएगा तो उनके कोशिका ऐसे ऐसे दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा उत्तक है, ठीक है, ये उत्तक है मान लीजिए। तो इसमें जगह जगह पर आपको देख रहे हैं, ये कोशिका गोलाकार है, गोलाकार है, इनके बीच ये जगह खाली है कि नहीं? तो इसमें जहां मेरी एस्टिमेटिक में जरा सा भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है दोस्तों, वहीं आपको पेरेनकाइमा में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है, या फिर होता है आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों क्या क्या याद रखना है कि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं क्या होती है, इनके कोशिका का आकृति क्या होती है। क्या पेरेनकाइमा में वैक्यूल्स होता है? पेरेनकाइमा ही नहीं, सभी परमानेंट, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, सभी में वैक्यूल्स। और पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस भी
और अगर हम पेरेन्काइमा को माइक्रोस्कोप से देखें तो उनके कोशिकाएं कुछ इस तरह दिखाई देगी, जिनमें हमें जगह जगह इंटरसेलुलर स्पेस स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते। क्या है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कहिएगा ये पेरेन्काइमा कहां पर पाया जाता है? तो पौधे का जो भाग तुरंत बना है, जो भाग यानी उसी में पेरेन्काइमा होता है। पौधे के वे भाग जिनका निर्माण तुरंत ही हुआ है, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो शाखाएं हो, जिनका निर्माण तुरंत हुआ है, समझिए वहां पर पेरेन्काइमा टिश्यू उपस्थित है। और इसको आप साधारण इस बातों से अर्थ से पता लगा सकते हैं दोस्तों कि जिन भागों का निर्माण तुरंत हुआ है वे भाग हरे होते हैं। क्या होते हैं? हरे होते हैं। चाहे फल तुरंत निकला हो, चाहे फूल का कली हो, चाहे शाखाएं हो, चाहे तना हो, अगर वो नए नए निर्मित हुआ है तो उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और अगर रंग हरा है उस भाग का, समझ जाइए वो वहां पर कौन सा उत्तक है? वहां पर और भी उत्तक है, लेकिन वहां पर पेरेन्काइमा भी है। यानी कि एक जगह पर एक से अधिक उत्तक नहीं होगा, ऐसा नहीं समझिएगा आप। यानी ऐसा नहीं कि जहां विभोजोत्की नहीं है, जहां विभोजोत्की है वहां अस्थाई नहीं होगा, और जहां अस्थाई वहां विभोजोत्की नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है भी, ऐसा बिल्कुल नहीं भी है। यानी कुछ ऐसे जगह पौधे के जहां ढेर सारे उत्तक एक साथ है, और ऐसे भाग भी है पौधे के जहां केवल एक टाइप का उत्तक। तो पेरेन्काइमा जो है वे पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जिनका निर्माण शीघ्र ही कुछ दिनों पहले हुआ है और जो हरे के हरे हैं। क्लियर हो गया? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आते हैं दोस्तों इसका कार्य क्या है। इस पेरेन्काइमा का कार्य क्या है? कार्य क्या है? सब कुछ समझ गए पेरेन्काइमा के बारे में? कार्य क्या? अब दोस्तों एक बात तो आप समझ ही गए हैं कि पौधे का जो भाग हरा है वहां पर कौन चीज उपस्थित है? पेरेन्काइमा नहीं, वहां पर क्लोरोफिल उपस्थित है। ये बात तो आप जान ही गए। यानी पेरेन्काइमा का जो सबसे मुख्य काम है दोस्तों वो भोजन का संचय करना है। भोजन का संचय करना है। यानी हरे हरे भागों में भोजन बनते हैं और संचित भोजन को स्टोर रखते हैं कुछ समय तक, हमेशा के लिए नहीं स्टोर रखते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए इसी का अस्तित्व, इसी उत्तक का अस्तित्व नहीं रहता है। तो इसका काम है भोजन का संचय करना। दूसरा दोस्तों, दूसरा काम क्या है कि पेरेन्काइमा में, ठीक है, पेरेन्काइमा में ठीक है, पेरेन्काइमा में वाले भाग में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो भाग हरे है वहीं पर पेरेन्काइमा है, और निश्चित जो भाग हरे हैं उस भाग में क्लोरोफिल तो होगा ही अवश्य। यानी कि पेरेन्काइमा के कोशिकाओं में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ऐसे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है, कुछ पेरेन्काइमा में नहीं भी होते हैं, लेकिन अधिकांश पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होते हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है उसे कोलेरेन्काइमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोलेरेन्काइमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कोलेरेन्काइमा कहते हैं। और अगर आपसे पूछिए कोलेरेन्काइमा क्या करता है दोस्तों? क्लोरोफिल है, मस्तिष्क से प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या ये नहीं होगा? तो एक काम इसका ये भी हो गया। पेरेन्काइमा का मुख्य काम क्या है? भोजन का संचय करना। इसके अलावे पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करती है, और प्रकाश संश्लेषण में मदद करने वाला पेरेन्काइमा कौन है? अब आइए दोस्तों एक बहुत ही अद्भुत जानकारी के पास। आप जलीय पौधे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसका मतलब है कि आप बिहार से न है क्या? बिहार तो छोड़िए, भारत से ही, ब्रह्मांड से ही निकाल दे क्या? नहीं, चलिए। जलीय पौधे यानी कि जो जल में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट।
और एकदम विशुद्ध इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे। जलीय पौधे का जो ये पैरेन्काइमा होता है दोस्तों, जलीय पौधे का पैरेन्काइमा, जलीय पौधे का जो पैरेन्काइमा होते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जलीय पौधे में जो पैरेन्काइमा होते हैं, तो आप इससे पहले ध्यान दिए होंगे तो ये जान लिए होंगे कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं है? है। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं है? है। अब ये समझिए कि जो जलीय पौधे हैं अर्थात जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, उसके पैरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसमें हवा भर जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों? हवा भर जाता है। अब कहिएगा कैसे भर जाता है? भर जाता है, वातावरण में हवा है वही भर जाता है, तो हवा भर जाता है। किसमें भर जाता है? किसके इंटरसेलुलर स्पेस में? केवल किस पौधे में? हाँ, ऐसा नहीं कि स्थलीय पौधा के पैरेन्काइमा में भी ये घटना होता, नहीं, ये केवल किसके साथ? हाइड्रोफाइट्स प्लांट के साथ होता है। और जब पैरेन्काइमा और जलीय पौधे के पैरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में दोस्तों हवा भर जाता है, तब इसे पैरेन्काइमा न कह के क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। हिंदी में वायु तक कहते हैं। और यही एक ऊतक है जो जलीय पौधे को तैरने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तैरने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तैरने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी आपसे पूछेगा कि एरेन्काइमा किस पौधे में पाया जाता है? वास्तव में एरेन्काइमा कैसा ऊतक है, लेकिन पैरेन्काइमा की प्रकृति बदलती है। कैसे? इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भर जाता है? हवा भर जाता है। तब उसे हम क्या कहते हैं? वायु तक कहते हैं। और इसका काम है जलीय पौधे को तैरने में, जलीय पौधे को तैरने में। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? आइए दोस्तों, पैरेन्काइमा हो गया है समाप्त। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा का सारा कोशिका क्या होता है? एक भी मृत नहीं होता दोस्तों। पैरेन्काइमा के सभी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति की होती है। यहां तक कि इनके कुछ कोशिकाएं अनियमित आकृति के भी होते हैं। खास बात है कि इनके कोशिकाओं में रसधानी यानी वैक्यूल, और वैक्यूल के संदर्भ में हम जान चुके हैं कि वैक्यूल ना सिर्फ पैरेन्काइमा में बल्कि ये सभी परमानेंट टिश्यू में होता है, किसी भी मेरिस्टेमेटिक में नहीं होता है वैक्यूल्स। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, या कहिए तो एकमात्र ऊतक है पौधे में पैरेन्काइमा जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना ज्यादा है। और भी कुछ ऊतक के कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन इतना नहीं है जितना पैरेन्काइमा में है। पैरेन्काइमा का मुख्य काम है भोजन को संग्रह करना, और पैरेन्काइमा टिश्यू कोशिकाओं पौधे के उन भागों में रहते हैं जो भागों का तुरंत निर्माण हुआ है, और खासकर जिसकी जो रंग है वो हरा का हरा ही है। दूसरा, कुछ पैरेन्काइमा, कुछ नहीं, अधिकांश पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित रहते हैं, और जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलेन्काइमा कहते हैं। और ये कोलेन्काइमा यानी कि जलीय पौधे के जो पैरेन्काइमा होते हैं उनमें हाइड्रोफाइट प्लांट, उसके पैरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भर जाता है? हवा भर जाने के कारण उसे क्या कहते हैं? और इसका काम है जलीय पौधे को। क्लियर हो गया? सिंपल परमानेंट का दूसरा टाइप है दोस्तों कोलेन्काइमा। इसका नाम है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण
आप अपने दैनिक जीवन में कभी ये अनुभव किए हैं, और अनुभव ये मतलब गुलाब के डंठल को आप कभी तोड़े हैं? हाँ, तोड़े ही होंगे। नहीं तोड़े हैं तो इसका मतलब आपका बचपन गुलामी में बीता है क्या? क्योंकि बचपन में गुलाब भी पकड़ के तोड़ना एक बहुत सम्मानजनक बात होती थी। छोटे बच्चों की जो टोली होता था उसमें, अब किसी के दरवाजे पर से गुलाब उखाड़ लिए हैं तो इसका मायने रहता है हाँ ठीक है, फलना बाबू का बेटा गुलाब उखाड़ लेता है, वो भी दादी दादा की उपस्थिति में गायब हो जाता है। तो गुलाब के डंठल को तोड़े हैं आप, और आम के डंठल को तोड़े हैं, इसमें तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा। हाँ, दोनों के डंठल को अगर आप तोड़े होंगे, गुलाब के भी डंठल को और आम के भी डंठल को अगर आप तोड़े होंगे, तो उसमें दो अंतर दोस्तों, हमें दो अंतर आपको प्रत्यक्ष रूप से महसूस होगा। दो अंतर नहीं, एक अंतर। और ये अंतर ये है कि गुलाब को आप मोड़ दीजिए नहीं टूटेगा, बीच से फसक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन आम के डंठल के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसे मोड़िए खचाक से टूट जाएगा बीचों बीच। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। गुलाब के डंठल को अगर आप तोड़े होंगे तो नहीं टूटता बीच से, वो मुड़ जाता है पूरा, टूटेगा नहीं। लेकिन आम के डंठल के साथ ऐसा नहीं है। आम के डंठल को जो है आप ऐसे जैसे ही मोड़ने का कोशिश करिएगा, बीच से ही खटाक। क्या ऐसा महसूस किए हैं आप? और जो महसूस नहीं किए हैं वो अभी जान लीजिएगा, ऐसा ही महसूस होता है। ठीक है, और अगर ऐसा महसूस होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा महसूस होता है तो इसका हम एक बात तो कह ही सकते हैं, वो ये कि गुलाब के तनों में जितना इलास्टिसिटी का गुण मौजूद है, जितना लोचशीलता मौजूद है, प्रत्यास्था मौजूद है, उतना आम के डंठल में नहीं है। आखिर क्या कारण है कि गुलाब के डंठल जो है अत्यधिक लचीले होते हैं, उतने लचीले, या आम के डंठल गुलाब के डंठल की इतना लचीले नहीं होते? इसका क्या कारण है? कारण क्या है? कोलेनकाइमा दोस्तों, क्या कारण है? कोलेनकाइमा। आइए कोलेनकाइमा क्यों कारण है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए, ये उत्तक जो है इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए कि ये उत्तक जो है बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाए जाते, ये झाड़ी आकार के पौधे में पाए जाते हैं। दोस्तों, पौधा को लंबाई के आधार पर 3 श्रेणियों में हम विभक्त करते हैं। एक होता है सर्व, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक होता है हार्बस। ठीक है, ये 2 नंबर पर इसको रखते हैं। एक होता है आपको हर्ब्स, जिसको हम क्या कहते हैं? साक। और दूसरा क्या होता है? झाड़ी। और तीसरा होता है ट्री, यानी कि वृक्ष, लंबाई वाले पौधा पर। यानी सर्व्स, यानी वो पौधा जो एकदम पैरों से आप मसल देते हैं, जैसे मटर हो गया। झाड़ी आकार का पौधा जैसे अनार का पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बांस को भी आप झाड़ी की श्रेणी में रख सकते हैं ना, वृक्ष के श्रेणी में तो नहीं रख सकते हैं। अब वृक्ष क्या है आप समझ रहे हैं। तो मोटा मोटी पेड़ों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री। तो उसमें जो ये कोलेनकाइमा है, ये केवल किसमें है? झाड़ी वाले पौधे में। ये ट्री और शाकीय पौधे में ये उत्तक नहीं पाए जाते। और कोलेनकाइमा का काम है प्रत्यास्था प्रदान करना, एकदम लचीला बनाना तना को। कोलेनकाइमा का क्या काम है? लचीला बनाना।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना बात को? लचीला बनाना। अब आइए दोस्तों, एक बात तो आप और गौर किए होंगे, आंधी जब बहती है झाड़ी वाला पौधे सो जाएगा जमीन पर, अब फिर खड़ा हो जाएगा। अब बड़े बड़े वृक्ष का इधर उधर हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं आंधी में, लेकिन कभी भी झाड़ी वाला पेड़ को देखे हैं? वो सो जाता है फिर उठ जाता है। ये जो कमाल होता है दोस्तों, ये भी किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण। यानी दो बात तो आप इस उत्तक के संदर्भ में जान लीजिए कि ये उत्तक कोलेनकाइमा बड़े बड़े वृक्षों में नहीं रहते हैं, ये केवल किस में रहते हैं? झाड़ी वाले पौधे में रहते हैं। दूसरी बात, ये उत्तक जड़ों में भी नहीं रहते, कोलेनकाइमा जड़ों में भी नहीं रहते। और इसके कई कामों में जो प्रमुख काम है वो लचीलापन प्रदान करना। आम के पेड़ के डंठल में कोलेनकाइमा की उपस्थिति नहीं थी, इसलिए वो मोड़ने पर खटाक से टूट गया। गुलाब के तनों में कोलेनकाइमा मौजूद था, इसलिए वो टूटा नहीं, मुड़ गया, टूटा नहीं। क्लियर है? दो बात तो समझ गए ना? अब आइए दोस्तों, कोलेनकाइमा के कोशिका पर आते हैं। इनके सारे के सारे कोशिका क्या होते हैं? जीवित। इसके सारे के सारे कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होते हैं, जीवित। ठीक है, इनके सारे के सारे कोशिका क्या होते हैं? जीवित होते हैं। क्या होते हैं? दूसरा, इनका आकृति कैसा होता है? ये भी अंडाकार गोलाकार बहुभुजी होती है। लेकिन एक विशेषता आप जानते हैं इसका क्या होता है? इनके कोशिकाओं जो होते हैं, ठीक है, इनके कोशिकाओं जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 कोशिकाएं हैं उत्तक में, तो इनके कोशिका का जो सबसे बड़ा गुण है कि इनके कोशिकाओं के कोनों पर, कहां पर? कोनों पर सेलुलोज अधिक हो जाने के कारण ये उत्तक कोन पर मोटा हो जाता है, यानी स्थूल हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि इस उत्तक के कोशिकाओं जो है ना वो कोन पर जाकर मोटा हो जाता है, इसीलिए इसका हिंदी नाम भी क्या है? यानी कि ऐसा उत्तक जिसके कोशिकाएं कोन पर स्थूल हो, मोटा हो। और ऐसा इसलिए होता है कि सेलुलोज के जमाव के कारण ऐसा होता है दोस्तों। किसके कारण? यानी कि इस कोलेनकाइमा उत्तक की एक और खासियत यह है दोस्तों कि यह उत्तक के कोनों पर सेलुलोज के अधिकता के कारण ये मोटे होते, और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है, कोलेनकाइमा में भी होता है, लेकिन उतना नहीं जितना पेरेन्काइमा में होता है। और पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि पेरेन्काइमा में जितना होता है उतना पौधे की किसी भी कोशिका, किसी भी उत्तक की कोशिका में नहीं होता। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? कोलेनकाइमा में बस दोस्तों इतना ही याद रखना है कि कोलेनकाइमा झाड़ी वाले पौधे में तो पाया जाता है, लेकिन वृक्षों में नहीं पाया जाता है, शाकीय पौधे में भी। इसके अलावे कोलेनकाइमा किसी भी पौधे के जड़ों में भी। इस उत्तक का काम है लचीलापन प्रदान करना, इलास्टिसिटी का गुण को लाना, पौधे को ये अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद याद रखना है कि कोलेनकाइमा का भी कोशिका सारा का सारा क्या होते हैं? जीवित होते हैं। और दूसरा ये याद रखना है कि कोलेनकाइमा के कोशिकाओं के बीच भी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, लेकिन पेरेन्काइमा की तुलना में बहुत कम। और सबसे बड़ी खास बात है कि इन कोशिकाओं के कोनों पर सेलुलोज की अधिकता के कारण वो क्या हो जाते हैं? मोटा हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं। और ऐसा विशेषता वाला एकमात्र उत्तक को स्थूल कोनी है, कोलेनकाइमा भी है, जिसमें इस तरह की विशेषता पाई जाती है कि कोशिका के कोनों पर सेलुलोज जमा होकर उसे मोटा बना देती। क्लियर हो गया? तीसरा पर आते हैं दोस्तों। हल्ला नहीं करिएगा।
आपसे ज्यादा टाइम का हमको धरफड़ी है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, हमको भी 2 घंटा का पैसा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। आइए तीसरा क्या है, ऐसे क्लेरन कायमा। इसका नाम या दृढ़ ऊतक, सबसे खासियत इसकी है। आप आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं ना, वृक्ष पर जो आप चढ़ जाते हैं, क्या वृक्ष बहुत ही अंदर से मजबूत है ना। तब हम वृक्ष के डालियों पर लटक जाते हैं, वृक्ष के डालियों में झूले बना लेते हैं। अजी इतनी मजबूती इन वृक्षों में आ कहां से रही है, किस ऊतक से, एस्केलेन कायमा से। इससे पहले तो जो ऊतक था दोस्तों, वो तो एकदम 100 पीस वाला ऊतक था, नहीं था। मेरी एस्टिमेटिक बेचारा ग्रोथ ही करा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं पौधा किधर जा रहा नहीं जा रहा है जी, ग्रोथ करवाते रहो। पेरेन्काइमो को देख रहे थे तो पेरेन्काइमो क्या कौन, तो बेचारा नया नया है, अभी उसी बाग में था। ये ऐसा ऊतक है दोस्तों जो पौधा को एकदम मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। हालांकि कोलेनकाइमा भी मजबूती प्रदान कर रहा था, लेकिन उसकी मजबूती देने का शकल कुछ और था। हालांकि उसको भी आप मजबूत कहिएगा, लेकिन मजबूती देने का जो गुण कोलेनकाइमा वाला था, उससे थोड़ा अलग हटकर है कौन, ये पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों कि इनका सेल सारा का सारा क्या होता है, मिरित होता है। मिरित कोशिका भी अंडाकार, वर्गाकार, आयताकार नहीं होता, लंबे लंबे होता है, ठीक है। एस्केलेरेनकाइमा जो ऊतक होता है, इसके कोशिकाओं को आप देखिएगा ना, एकदम कोशिकाएं लंबे लंबे दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं, दोनों सिरों पर क्या होते हैं, इस तरह होते हैं। और इसका हम सबसे आसान एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। नारियल छिले हैं, पटुआ छिले हैं, पटुआ बहुत कम छिले होंगे, नारियल तो सब छिले होंगे। क्या नारियल जब आप छीलते हैं, लंबे लंबे छिलका में रेसे निकलते हैं, वो रेसे को अगर आप ध्यान से देखे होंगे बड़ी लंबे होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। और वो कौन ऊतक होते हैं, एस्केलेनकाइमा ऊतक। यानी कि नारियल का बाह्य आवरण किसका बना होता है। वैसे भी दोस्तों किसी भी चीज का बाह्य आवरण अगर देखिए मजबूत है तो समझिए ये वाला कांड सिर्फ कौन कर सकता है, एस्केलेनकाइमा ही कर सकता है। जितने भी रेशा वाला फसल है, रेशा वाला, जैसे पटुआ, सन, जूट, नाम सुने हैं। अब पटुआ भी तो देखे भी होंगे, बिहार के कुछ जिला में होते हैं, खासकर पूर्णिया वाले तो एकदम जानते होंगे। पूर्णिया में काफी ज्यादा पटुआ उगता है। और इधर भी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट में पटुआ की खेती होती नहीं है। कुछ तो नाम के लिए एकदम हम खेती करते हैं, हम भी पटुआ खेती करते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि कॉमर्शियली, तो पूर्णिया जिला में काफी होता है, कॉमर्शियली लोग खेती करते हैं। तो वो जो पटुआ से जो रेशा निकालकर उसके डोरी बनाए जाते हैं, वो डोरी बड़ी मजबूत होते। जूट के जो बोरे बनते हैं वो बड़ी मजबूत होते हैं। इसी तरह एक और रेशा वाला फसल है सन। जितने भी रेशा वाला फसल है, जिसके रेशा से कई तरह के उत्पाद तैयार होते हैं, समझ जाइए वो रेशा कौन ऊतक है, एस्केलेनकाइमा। तो एस्केलेनकाइमा सभी मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके कोशिकाएं अंडाकार और गोलाकार ना होकर लंबे लंबे होते हैं और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं।
लेकिन दोस्तों इसका मजबूती का राज कुछ और है। एक ऐसा चीज उत्तक में है जो किसी और उत्तक में, और उसका नाम है लिग्लिन। क्या नाम है? लिग्लिन। अब कहिएगा लिग्लिन क्या है? पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। लिग्लिन एक कार्बनिक पदार्थ है और यही वो पदार्थ है जो इनके कोशिकाओं को आपस में जोड़ करके इतना मजबूत बना देती है, इतना मजबूत बना देती है कि इससे ज्यादा मजबूत सिर्फ जाइलम फ्लोएम होता है और कोई नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो इससे भी ज्यादा मजबूत होता है। कारण क्या है? तो उसका कारण कुछ और भी है, लेकिन अगर आप जाइलम फ्लोएम को हटा दीजिए तो सबसे मजबूत उत्तक कौन है? और मजबूती का राज क्या है? लिग्लिन। जिस तरह सीमेंट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस तरह सीमेंट ईंटों को जोड़कर कितना मजबूत बना देता है, वही लिग्लिन इसके कोशिकाओं को जोड़कर मजबूत बना देता है। और ये मजबूत होता है, और जो उत्तक मजबूत हो ना, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस की आप अपेक्षा मत करिए। यानी कि पेरेन्काइमा में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस था, कोलेनकाइमा में पेरेन्काइमा से थोड़ा कम था, और स्केलेनकाइमा पर जब आते हैं बिल्कुल समाप्त हो गया। जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस इस स्केलेनकाइमा में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? लिग्लिन नामक रासायनिक पदार्थ पौधे के किस ऊतक में? किसमें? स्केलेनकाइमा में। और कोनो ऊतक में नहीं। पौधे के किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? स्केलेनकाइमा। हालांकि कुछ और ऊतक आगे हम पढ़ेंगे जिसमें भी मृत होता है। तो सिंपल परमानेंट दोस्तों कितना प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्केलेन। अब आप कहिएगा ये ऊतक कहां रहते हैं? इसका काम है मजबूती देना, ये पूरे पौधे में छाया हुआ है। लेकिन खास करके फलों के बाहरी भाग, बीजों के बाहरी भाग, या बाहरी भाग जिसको मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो वो पर्यावरण परिवर्तन का सामना नहीं कर पाएगा। उन भागों को घेर कर जो ऊतक रखता है वो कौन होता है? स्केलेनकाइमा होता है। वैसे ये पूरा पौधा में मजबूती प्रदान करता है। ये वृक्ष वाले पौधे में भी रहते हैं, ये झाड़ी वाले पौधे में भी रहते हैं, ये सभी पौधे में रहते हैं दोस्तों। कहिए कोई दिक्कत? यहीं पर स्टॉप मार दे। एक अति आवश्यक सूचना है, उसको सुन के जाना है। और अति आवश्यक सूचना यह है कि कल भी आपको साइंस ही झेलना पड़ेगा, रोशन सर ले नहीं पाएंगे क्लास। तो कल ही बायोलॉजी का ही मजा आप लोग लीजिएगा, यही एक बात, ठीक है? तो कल के क्लास में थोड़ा रोशन सर का क्लास ड्रॉप रहेगा, तो बायोलॉजी जब तक रोशन सर नहीं आ जाते हैं तो बायोलॉजी चलेगा दोस्तों। ऑनलाइन भी चल रहा था। अच्छा, कोई दिक्कत है ऑनलाइन वाले को? चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों अब बोलिए क्या प्रॉब्लम है? कमेंट इन लोग का देख नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले सब कहिए अब क्या प्रॉब्लम है और कैसा बायोलॉजी महसूस हो रहा है? चलिए, राहुल पूजा यादव, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस पर दोस्तों हम अगले क्लास में आ जाएंगे।
कल भी बायोलॉजी का होगा। यस, चलिए। सन्नी कुमार, राहुल, क्या लिखा? अच्छा, राहुल कुमार, गुलशन कुमार, यश कुमार, अनूप यादव, सन्नी कुमार, सोहिल चौरसिया, प्रदीप कुमार। चलिए दोस्तों, तो मजा लेकर बायोलॉजी पढ़ते रहिए और आसपास थोड़ा प्रचार उच्चार करते रहिएगा। क्या हुआ जी? अभी तो एकदम निकलने का कोई। अरे बढ़िया ना, पिकनिक मना रहे हैं क्या?